Hello everyone. You're welcome to the English class. Today we are going to read and understand the story The Three Cries यानी तीन लोगों का रोना. ये कहानी इलिटरेसी यानी अनपढ़ता पर लिखी गई एक ह्यूमरस मतलब हास्यास्पद स्टोरी है और इसे पढ़कर और सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है. ये एक ऐसी बूढ़ी औरत की कहानी है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी कभी ना कभी किसी न किसी इलिटरेट मतलब अनपढ़ व्यक्ति से जरूर मिले होंगे, चाहे वो कूड़ा बीनने वाले गरीब बच्चे हों या आपके घर में दादा दादी या नाना नानी या मजदूरी करने वाले, ऐसे सभी लोग जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। आप सोचकर देखिए कि इन सभी को अनपढ़ता की वजह से किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इन सभी लोगों को पढ़ने लिखने के हर काम के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, फिर चाहे वो किसी का लेटर पढ़ना हो या बैंक या किसी अन्य जगह फॉर्म फिल करना हो या लोन लेते वक्त किसी डॉक्यूमेंट को पढ़कर साइन करना हो। ये कुछ भी नहीं कर पाते और ऐसे में इन्हें कोई भी आसानी से धोखा दे सकता है। अब आप सोचें कि ऐसे किसी अनपढ़ व्यक्ति की आपने कब और कैसे मदद की थी। तब तक हम हमारी स्टोरी द थ्री क्राइज को सुनते हैं। One day, an old woman got a letter from her son. The son lived far away. The woman could not read, so she waited in front of her house. When I see someone, I will call him. Then he will read the letter for me. Soon, a warrior came. The old woman called him and gave him the letter. Please read this letter for me. The warrior took the letter and looked at it. Tears welled up in his eyes. He began to cry bitterly. The old woman was shocked. Is something wrong with my son? How is he? But the warrior did not answer. He only cried more. Now the old woman was worried. I'm sure something dreadful has happened to my son. She began to cry too. A little later, a peddler came by. He saw the two crying. He sat next to them and joined in their crying. Next, a man came around. He saw the three of them crying loudly. What's the matter? Why are you crying? Peddler said, "Just a year ago I set to sell some earthen pots, but alas, it was a bad day in my life. All my valuable pots broke that day. I wanted to cry then, but could not. I had to get new pots, sell them, and make up for my loss. I was very busy then and had no time to cry. So I decided to cry later. Just now, I saw these two crying. Then suddenly I remembered that I too had to cry. I decided to do it now. That's why I cry." I got a letter from my son,
I gave it to this warrior. He looked at it and began to cry. There's some sad news in the letter, I'm sure. That's why I cry. To tell the truth, I did not study well when I was young. I cannot read this letter. I am so ashamed of myself. That's why I cry. एक दिन एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे से एक पत्र मिला। बेटा बहुत दूर रहता था। वह बूढ़ी औरत पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि वह अनपढ़ थी। इसलिए वह अपने घर के सामने इंतजार करने लगी। जब मैं किसी को देखूंगी तो उसे बुला लूंगी। फिर वह मेरे लिए यह पत्र पढ़ देगा। जल्द ही वहां एक योद्धा आया। बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया और पत्र दिया। कृपया मेरे लिए यह पत्र पढ़ दे। योद्धा ने पत्र लिया और पत्र को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। बूढ़ी औरत डर गई। क्या हुआ है मेरे बेटे को? वो कैसा है? लेकिन योद्धा ने जवाब नहीं दिया। वह और अधिक रोने लगा। अब बूढ़ी औरत चिंतित हो गई। मुझे यकीन है मेरे बेटे के साथ जरूर कुछ भयानक हुआ है। वह भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद एक फेरी वाला आया। उसने दोनों को रोते हुए देखा। वह भी उनके पास बैठ गया और उनके रोने में शामिल हो गया। उसके बाद वहां एक आदमी आया। उसने तीनों को जोर से रोते देखा और पूछा, क्या मामला है? आप सभी रो क्यों रहे हैं? अभी 1 साल पहले मैं कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए निकला था, लेकिन अफसोस यह मेरे जीवन का एक बुरा दिन था। उस दिन मेरे सारे बहुमूल्य बर्तन टूट गए। मैं तब रोना चाहता था लेकिन नहीं रो पाया। मुझे नए बर्तन जो लेने थे उन्हें बेचना था और उनके नुकसान की भरपाई करनी थी। तब मैं बहुत व्यस्त था और मेरे पास रोने का समय नहीं था। इसलिए मैंने बाद में रोने का फैसला किया। और अभी अभी जब मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा तो अचानक मुझे याद आया कि मुझे भी रोना था और मैंने अब रोने का फैसला कर लिया। इसलिए मैं रो रहा हूँ। मुझे अपने बेटे का पत्र मिला। मैंने वो इस योद्धा को पढ़ने के लिए दिया। उसने इस पत्र को देखा और रोने लगा। मुझे यकीन है पत्र में जरूर कोई दुखद समाचार है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अब सच कहूँ तो जब मैं छोटा था तब मैंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की थी। मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं यह पत्र नहीं पढ़ सकता। मुझे खुद पर शर्म आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो देखा आपने, कभी कभी लिटरेसी यानी अनपढ़ता की वजह से कितनी फनी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। अब आप भी अपने आसपास ऐसे फनी कैरेक्टर्स ढूंढिए और उन पर ऐसी ही एक ह्यूमरस स्टोरी लिखिए और उसे अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अब आइए इस स्टोरी में आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पर हम एक नजर डालते हैं।
Improve your vocabulary and learn new words about jobs and occupations. Actor. An actor acts in a play or a film. Artist. An artist makes art. Florist. A florist sells and arranges flowers. Warrior. A warrior fights wars for his country. Dry cleaner. A dry cleaner dry cleans clothes. Photographer. A photographer clicks photographs. Architect. An architect designs buildings. Plumber. A plumber repairs taps and water pipes. Cobbler. A cobbler mends shoes. Carpenter. A carpenter makes things from wood. Chef. A chef prepares and cooks food. Engineer. An engineer designs and builds machines, systems, or structures. Musician. A musician writes, sings, or plays music. Pilot. A pilot flies an airplane or a helicopter. Vet. A vet is an animal doctor. Flight attendant. A flight attendant helps passengers who are traveling in an airplane. तो देखा बच्चों, ऐसे कितनी ही तरह के जॉब्स और ऑक्यूपेशंस हैं, इनमें से आप कोई भी अपना सकते हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद हो उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स से बातचीत करें, अपना गोल सेट करें और उनसे जुड़ी हुई पढ़ाई और स्किल्स को हासिल करें। प्यारे बच्चों, आपके सामने अक्रॉस और डाउन लिस्ट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आपने उनके ऑपोजिट वर्ड्स स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्रॉसवर्ड ग्रिड में फिल करने हैं। नंबर 1 में डाउन यानी नीचे की तरफ हार्ड का ऑपोजिट वर्ड आएगा। नंबर 2 में अक्रॉस यानी आगे की ओर स्मॉल का ऑपोजिट आएगा। इसी तरह बाकी के नंबर्स में डाउन या अक्रॉस देखते जाइए और उनके ऑपोजिट वर्ड्स फिल करते जाइए। अच्छा, चलिए आपकी मदद के लिए कुछ हिंट्स दे देते हैं।
अब अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए और दिए गए हिंट्स की मदद से आंसर्स फिल कीजिए। देखते हैं आपके कितने आंसर्स करेक्ट आते हैं। मुझे उम्मीद है अब तक आपने अपने सभी आंसर्स फिल कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर्स क्या हैं। सभी करेक्ट आंसर्स अब आपकी स्क्रीन पर हैं। अपने आंसर्स से इनका मिलान करें और गलत आंसर्स आने पर वीडियो को फिर से प्ले करके दोबारा ट्राई करें। गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रेपोजिशन। हम ये नई चीज़ सीखेंगे एक अच्छी सी एक्टिविटी के साथ में। पहले तो हमें ये पता करना है बच्चों प्रेपोजिशन क्या होती हैं। देखिए इधर आप ध्यान से, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा खोल कर लिखा तो ये बना प्रीपोजिशन। बच्चों पोजीशन का मतलब होता है जगह और प्री मतलब पहले वाली, यानी कि कोई भी चीज़ किस जगह पर रखी है उन दो चीज़ों के बीच का कनेक्शन बताने के लिए हम प्रेपोजिशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी प्रेपोजिशन क्या होती है। देखिए इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में समझिए बच्चों। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस वेयर अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग इज। यानी कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किस जगह पर हैं, जिन शब्दों से हमें इस बात का पता चलता है वही शब्द या वर्ड क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन। यहाँ एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको यहीं पर दे देती हूँ। देखिए कुछ वर्ड प्रेपोजिशन के, जैसे कि ऑन, अबव, beside, under, in, at, behind, in front of, between। इस तरह से और भी वर्ड होते हैं ये। आज हम इन्हीं वर्ड्स के बारे में सीखेंगे बच्चों। शुरू करते हैं ऑन से। ये देखिए ऑन, ये प्रेपोजिशन वर्ड किसी सरफेस पर कोई चीज़ होती है तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर छूते हुए। जैसे आप देख रहे हो इस लाइन को छूते हुए लिखा है मैंने ऑन, ठीक है। अबव जब हम लिखते हैं बच्चों तो अबव सरफेस से ऊपर होता है, किसी भी चीज़ से ऊपर होता है। अभी देखिए बिसाइड मतलब बगल में, किसी चीज़ के बगल में या उसकी साइड में रखी हुई चीज़, ठीक है। अंडर किसी चीज़ के नीचे। इन का मतलब होता है बच्चों में। जब किसी चीज़ में कोई चीज़ रखी है तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटवीन बीच के लिए यूज़ होता है, दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ रखी है उसके लिए हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। एट
एट बच्चों नॉर्मली हम यूज करते हैं टाइम या फेस्टिवल को दिखाने के लिए। एक आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब किसी भी एक ऐसी चीज के साथ में, और हम इस तरह से, कोई जैसे दरवाजा है ये और हमने यहाँ नॉक किया, तो नॉक एट द डोर। तो इस तरह से जब हम यूज करते हैं यहाँ पर एट यूज होता है। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है बच्चों पीछे, के पीछे। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। अब इन्हीं प्रपोजिशन वर्ड्स को बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल्स इसके। तो बच्चों इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, हम इसको प्लेट कह सकते हैं। ये मैंने एक प्लेट बनाई है और यहाँ बिंदियां लगाई हैं जिसे हम बॉल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बॉल है छोटी सी, आप देख रहे हो, और ये प्लेट। तो जब ये बॉल इस प्लेट में है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं इन, IN, इन। इसका मतलब होता है में या अंदर। जैसे द बॉल इज इन द प्लेट, द बॉल इज इन द प्लेट। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, यहां पर ये जो बॉल है ये इस प्लेट के ऊपर है। ठीक है, हम इसके लिए बोलेंगे द बॉल इज ऑन द प्लेट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, इसको अगर हम टेबल बना दें तो ये हो गई द बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस प्लेट के नीचे बॉल है। ठीक है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में जो प्रपोजिशन का यूज करते हैं वो है अंडर। इसका मतलब होता है के नीचे। तो हम बोलेंगे द बॉल इज अंडर द प्लेट। और अगर ये टेबल के नीचे है तो द बॉल इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो बॉल है इस प्लेट के बगल में है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं बिसाइड। द बॉल इज बिसाइड द प्लेट। ठीक है, बिसाइड मतलब बगल में। नेक्स्ट है बच्चों अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों, ऑन का मतलब भी ऊपर और अबव का मतलब भी ऊपर। बच्चों ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर ये जो बॉल है इस प्लेट को छू नहीं रही है, बस इसके ऊपर है, और यहाँ पर इस सरफेस को, इस जगह को ये बॉल छू रही है। तो जहाँ सरफेस को चीज़ छू रही है वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर सरफेस से ऊपर है, किसी चीज़ के टच में नहीं है लेकिन ऊपर है, तब हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, द बॉल इज अबव द प्लेट। अभी देखिए एट। एट का इस्तेमाल बच्चों हम करते हैं टाइम या फेस्टिवल आदि दिखाने के लिए, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। जब कोई चीज़ वर्टिकल रखी हुई है यानी इस पोजीशन में है, और हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ इधर से आ रही है और इससे टच हो रही है, तब हम एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नॉक एट द डोर, यानी कि जब दरवाज़ा इस तरह से है ऐसे, और हम दरवाजे पर इस तरह से नॉक कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आकर मिली, इसलिए हम यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा बच्चों फेस्टिवल वगैरह में, टाइम में हम इनको एट को यूज करते हैं। इसके बारे में आप और जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो और अच्छे से आप जान पाएंगे। इसमें अगला वर्ड है बच्चों बिटवीन। इसका मतलब होता है बीच में। जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है बिहाइंड।
इसका मतलब होता है के पीछे। जब किसी चीज़ के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है या जो भी हमने अभी चीज़ रखी है वो पीछे है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिहाइंड। यहाँ पर जैसे द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। इसके बाद देखिए इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। जब किसी चीज़ के सामने कोई चीज़ है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, जैसे द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो बच्चों आपको प्रेपोजिशन समझ में आ गई होंगी और इसको देखने के लिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, उसमें आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं और उससे नीचे कुछ लाइंस होंगी, वो आपको उसमें ब्लैंक्स में फिल करने हैं, वहां पे वर्ड सोच के, समझ के और देख कर। ठीक है, तो चलो करते हैं इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बच्चों अब आप ध्यान से देखिए ये फोटो और उसके बाद नीचे कुछ लाइंस मैंने लिखी हुई हैं। मैंने ये यहाँ पर फिलअप्स हैं, आपको ये फोटो ध्यान से देखनी है, फिर ये लाइन नीचे पढ़नी है और सोचना है इनमें कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी। यहाँ बॉक्स में मैंने प्रपोजिशन लिखी हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहली लाइन यानी फर्स्ट लाइन है द एप्पल इज डैश द ट्री। अब उधर ध्यान से देखिए फोटो। सेब कहाँ पर है? पेड़ के नीचे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब कोई चीज़ किसी के नीचे है तो वहाँ पर हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे बच्चों? बिल्कुल सही, अंडर। द एप्पल इज अंडर द ट्री। सेकेंड लाइन में देखिए बच्चे, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्लेन की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन। तो द प्लेन इज डैश द क्लाउड्स। अब आप पिक्चर की तरफ देखिए, एक एरोप्लेन है और वो दो क्लाउड्स के बीच में है। जब कोई चीज किसी के बीच में है तो हम वहां पर बच्चों क्या यूज करते हैं? बिटवीन। तो द प्लेन इज बिटवीन द क्लाउड्स। और अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर यहाँ पर एक पक्षी, एक चिड़िया तुम्हें दिखाई दे रही है, वो कहाँ उड़ रही है? तो एक बार उसको देखिए और फिर ये लाइन पढ़िए, द बर्ड इज डैश द ट्री। अब तुम ध्यान से देखोगे, इस पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, वो पेड़ से टच नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम यूज करेंगे अबव। द बर्ड इज अबव द ट्री। इसके बाद फिर पिक्चर को ध्यान से देखिए, वहां पर जो एक पेड़ है वो उस हट के बगल में है। द ट्री इज डैश द हट। तो अब बताओ, जब कोई चीज किसी की बगल में है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा है बच्चों। यहाँ पर हम बिसाइड लिखेंगे। द ट्री इज बिसाइड द हट। इसके बाद देखिए बच्चों, हट के अंदर आपको कोई दिखाई दे रहा है, एक लड़का है। तो ये बच्चा हट में है, झोपड़ी में है। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, द बॉय इज डैश द हट। तो बच्चा झोपड़ी में है, हम यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे बच्चों? इन। द बॉय इज इन द हट। इसके बाद सिक्स्थ लाइन में द बॉल इज डैश द रोड। अब पिक्चर ध्यान से देखिए, आपको बॉल कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों? रोड के ऊपर, रोड पर। द बॉल इज ऑन द रोड। इस तरह से हमने आज ये जो प्रपोजिशन सीखी हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। इस एक्सरसाइज को कीजिएगा सभी और इन्हें डेली में जब आप बोलते हो ये प्रपोजिशन वर्ड आप डेली यूज में लाइएगा और इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए इन्हें अच्छे
अच्छे से कीजिएगा। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।